हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के लिए दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन म्यूजिक से लाया गया है। यह हमारा 10 नंबर का क्लास है दोस्तों। आपसे निवेदन है, इससे पहले जो भी क्लास है दोस्तों, यदि आप नहीं देखे होंगे तो एक बार जरूर आप देख लीजिए, ताकि एग्जाम के लिए आपके नजरों से भी प्रश्न ना छूटे। और प्रतिदिन क्लास दोस्तों रात्रि 8 बजे क्लास को आप जरूर से ज्वाइन करें। यदि आपको म्यूजिक का पीडीएफ चाहिए और नोट चाहिए दोस्तों, लास्ट में मैं दोस्तों आपको एक नंबर दूंगी, उसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है और आपको महाराष्ट्र के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। दोस्तों ध्यान देंगे हम लोग पहले प्रश्न की ओर, जो कि दोस्तों हमारा म्यूजिक क्लास का दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है। ध्यान देंगे कि पुंडरीक विट्ठल ने अपने समय के रागों को कितने मेलों में वर्गीकृत किया? बताइए 18, 17, 19 या फिर 20। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि कितने मेलों में वर्गीकृत किया दोस्तों? तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है कि पुंडरीक विट्ठल ने अपने समय के रागों को 19 मेलों में वर्गीकृत किया। हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। इस प्रकार ध्यान देंगे अगले प्रश्न की ओर कि पंडित सोमनाथ ने कितने राग बताए हैं? बताइए 61, 65, 74 या फिर दोस्तों ध्यान देंगे डी में है हमारा 97। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है, ध्यान देंगे दोस्तों, यदि आप बी ऑप्शन 65 इस प्रश्न का आंसर चूज किए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। दोस्तों कोशिश कीजिए कि आप प्रत्येक प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो पंडित सोमनाथ ने दोस्तों 65 राग बताए हैं। कितने राग बताए हैं दोस्तों? 65। इस प्रश्न का हमारा आंसर है बी ऑप्शन। इस प्रकार केयर करेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर कि संगीत परिजात ग्रंथ की रचना कब हुई? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों म्यूजिक से। ध्यान देंगे कि संगीत परिजात ग्रंथ की रचना कब हुई? बताइए 1540 में या फिर दोस्तों ध्यान देंगे बी में है 1889 या फिर सी में है 1650 या फिर दोस्तों डी में है 1300। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि संगीत परिजात ग्रंथ की रचना कब हुई? दोस्तों जरूर से जरूर इस प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? बताइए। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है, ध्यान देंगे एक बार फिर से दोस्तों ऑप्शन की ओर ध्यान दीजिएगा, 1540 या फिर 1879 या फिर दोस्तों सी में है 1650, डी में है 1300। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है, ध्यान देंगे सी ऑप्शन 1650 ईस्वी में। ध्यान देंगे संगीत परिजात ग्रंथ की रचना कब हुई? तो 1650 ईस्वी में हुई। इस प्रकार ध्यान देंगे कि अहोबल ने 22 स्वरों के कितने नाम बताए हैं? बताइए 29, 22, 35 या फिर 25। अहोबल ने 22 स्वरों के कितने नाम बताए हैं दोस्तों? बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा इनमें से दोस्तों? तो ध्यान देंगे इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है एप्पल। ध्यान देंगे अहोबल ने 22 स्वरों के 29 नाम बताए हैं। हमारा ए ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। इस प्रकार ध्यान देंगे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों कि पंडित अहोबल ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है? बताइए 30, 81 या फिर 56 या फिर दोस्तों डी में है 72। तो बताइए पंडित अहोबल ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है? तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। दोस्तों 56 अलंकारों का वर्णन किया है, सी ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है संगीत परिजात, ध्यान देंगे संगीत परिजात में कितने राग बताए गए हैं? बताइए दोस्तों 108 राग बताए गए हैं, 122, 140 या फिर 186। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। दोस्तों जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए। तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है 122 राग बताए गए हैं। हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है कि संगीत परिजात में कितने राग बताए गए हैं? दोस्तों 122 राग बताए गए हैं। इस प्रकार ध्यान देंगे अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। तो हमारा अगला प्रश्न है कि स्वर मेल कलानिधि ग्रंथ किस ईस्वी में, ध्यान देंगे किस ईस्वी में लिखा गया है? बताइए
है 1640, डी में है 1500, सी में है 1550, डी में है 1600। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि स्वरमेल कला निधि ग्रंथ किस ईस्वी में दोस्तों बताइए लिखा गया है। ए में है 1640 ईस्वी में, 1540 ईस्वी में, 1550 ईस्वी में या फिर 1600 ईस्वी में। तो बताइए किस ईस्वी में लिखा गया है। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर दोस्तों 1550 ईस्वी में लिखा गया हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है स्वरमेल कला निधि ग्रंथ को कितने भागों में बांटा गया है। बताइए स्वरमेल कला निधि को ग्रंथ को दोस्तों ध्यान देंगे कितने भागों में बांटा गया है। बताइए 5 भागों में बांटा गया है, 6 भागों में, 7 भागों में या फिर दोस्तों 9 भागों में। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा। दोस्तों प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप जरूर से जरूर बताइए। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाता है एप्पल, यानी स्वरमेल कला निधि ग्रंथ को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों 5 भागों में बांटा गया है। ए ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है पंडित वेंकटमुखी ने कितने विकृत स्वर माने हैं। बताइए दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए कि पंडित वेंकटमुखी ने कितने विकृत स्वर माने हैं, 4, 5, 6 या फिर 7। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों। ध्यान देंगे इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है। यदि दोस्तों आप बी ऑप्शन यानी 5 इस प्रश्न का आंसर चूज किए हैं दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है कि पंडित वेंकटमुखी ने 5 विकृत स्वर माने हैं। अगला प्रश्न है कि पंडित वेंकटमुखी ने प्रत्येक मेलकर्ता से कितने रागों की उत्पत्ति मानी है। बताइए 109, 72 या फिर दोस्तों 654, डी में है 484। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि पंडित वेंकटमुखी ने प्रत्येक मेलकर्ता से कितने रागों की उत्पत्ति मानी है। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है डी ऑप्शन। ध्यान देंगे कि पंडित वेंकटमुखी ने प्रत्येक मेलकर्ता से 484 रागों की उत्पत्ति मानी है। डी ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए। यदि दोस्तों अभी तक आप इस वीडियो को लाइक न किए हो तो दोस्तों लाइक आप अवश्य किया कीजिए। तो ध्यान देंगे हमारा क्वेश्चन है कि मतन ने बृहदेशी की रचना कब की। बताइए ए में है 8वीं शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में, सी में है 13वीं शताब्दी में या फिर डी में है 15वीं शताब्दी। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि मतन ने बृहदेशी की रचना कब की। बताइए तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों एप्पल इस प्रश्न का आंसर है कि मतन ने, ध्यान देंगे मतन ने बृहदेशी की रचना 8वीं शताब्दी में की है। हमारा दोस्तों ए ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है 8वीं शताब्दी में। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ध्यान देंगे अगले प्रश्न की ओर कि नाट्य शास्त्र में कितने रसों का वर्णन है। बताइए 6, 7, 8 या फिर 9। दोस्तों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में दोस्तों आंसर जरूर से जरूर आप कमेंट कीजिए। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा। नाट्य शास्त्र में कितने रसों का वर्णन है। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है दोस्तों नाट्य शास्त्र में, ध्यान देंगे हमारा सी ऑप्शन। नाट्य शास्त्र में ध्यान देंगे दोस्तों 8 रसों का वर्णन है। कितने रसों का वर्णन है तो 8 रसों का वर्णन है। हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि नाट्य शास्त्र ग्रंथ भरत ने किस काल में लिखा है। बताइए ए में है वैदिक काल में, मुगल काल में, नाग युग में या फिर जैन युग में। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा। बताइए कि नाट्य शास्त्र ग्रंथ, ध्यान देंगे दोस्तों भरत ने किस काल में लिखा है। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों नाग युग बिल्कुल सही आंसर है। हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि मौर्य काल के संगीत विकास का पता किससे लगता है। बताइए इंडिका से, सहस्त्र मूर्ति से या फिर चाणक्य नीति से, डी में है आईने अकबरी से। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि मौर्य काल के संगीत विकास का पता किससे लगता है। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या है। दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा कि मौर्य काल के संगीत विकास का पता
इंडिका से लगता है? हमारा एप्पल इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों कि कालिदास किस राजा के दरबारी कवि थे? बताइए कालिदास, ध्यान देंगे, किस राजा के दरबारी कवि थे? बताइए मान सिंह तोमर के, चंद्रगुप्त मौर्य के, या फिर सी में है अकबर के, या फिर दोस्तों डी में है वीरसेन के। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि कालिदास किस राजा के दरबारी कवि थे? बताइए दोस्तों। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाता है यदि आप बी ऑप्शन चंद्रगुप्त इस प्रश्न का आंसर चूज किए हैं कि कालिदास चंद्रगुप्त राजा के दरबारी कवि थे। तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। इस प्रकार दोस्तों प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए। तो हमारा अगला प्रश्न है, क्रमिक पुस्तक मल्लिका के कितने भाग है? बताइए क्रमिक पुस्तक मल्लिका के, ध्यान देंगे, कितने भाग हैं? 5, 7, 8 या फिर 6? तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है क्रमिक पुस्तक मल्लिका के दोस्तों 6 भाग हैं। कितने भाग हैं? तो 6 भाग हमारा इस प्रश्न का आंसर है, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि भारत खंडे की पद्धति में सम के लिए क्या चिन्ह है? बताइए x का, प्लस का, 1 का या फिर 3 का? तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, ध्यान देंगे, इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है कि भारत खंडे की पद्धति में सम के लिए दोस्तों क्या चिन्ह है? तो ध्यान देंगे, एप्पल इस प्रश्न का आंसर है कि भारत खंडे की पद्धति में सम के लिए चिन्ह दोस्तों हमारा एक्स का चिन्ह है, क्रॉस का हमारा एप्पल इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों कि पा का अर्थ क्या है? बताइए ध, प, म, प, या फिर बी में है प, या फिर दोस्तों सी में है ध, प, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे डी में है म, प, ध। तो बताइए पा का अर्थ क्या है दोस्तों? इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो पा का अर्थ दोस्तों ध, प, म, प हमारा एप्पल इस प्रश्न का आंसर है। इस प्रकार ध्यान देंगे अगले प्रश्न की ओर कि उदात्त स्वर के लिए क्या चिन्ह था? बताइए शब्द के ऊपर आड़ी रेखा, या फिर बी में है पड़ी रेखा, या फिर दोस्तों सी में है बिंदु, या फिर दोस्तों डी में है शब्द के नीचे बिंदु। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि उदात्त स्वर के लिए क्या चिन्ह था? बताइए दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि उदात्त स्वर के लिए क्या चिन्ह था? बताइए दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है एप्पल, शब्द के ऊपर आड़ी रेखा है। ठीक है, उदात्त स्वर के लिए चिन्ह हमारा क्या था दोस्तों? एप्पल, शब्द के ऊपर आड़ी रेखा हमारा ए ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल में स्वरित के लिए क्या चिन्ह था? बताइए वैदिक काल में, ध्यान देंगे, स्वरित के लिए क्या चिन्ह था? ध्यान देंगे दोस्तों डॉट यानी बिंदु, या फिर माइनस का, एक्स का, या फिर दोस्तों बी में है कोई नहीं। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ध्यान देंगे, इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है कि वैदिक काल में स्वरित के लिए क्या चिन्ह था? तो ध्यान देंगे वैदिक काल में स्वरित के लिए दोस्तों इनमें से कोई नहीं हमारा इस प्रश्न का आंसर है। ठीक है, डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि संगीत को संगीत शास्त्र में किस नाम से भी जाना जाता है? बताइए गायन के नाम से, वादन के नाम से, सार्वत्रिक के नाम से, या फिर बी में है नृत्य के नाम से। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? तो ध्यान देंगे संगीत को दोस्तों संगीत शास्त्र में चारित्रिक नाम से भी जाना जाता है, हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है गीत, वाद तथा नृत्य, ध्यान देंगे त्रयम संगीत मुच्यते, यह परिभाषा किस ग्रंथ में दी गई है? बताइए ए में है, ध्यान देंगे दोस्तों अभिनव भारती ग्रंथ में दी गई है, नाट्य शास्त्र ग्रंथ में, या फिर ध्यान देंगे सी में है चतुर्दंडी प्रकाशिका में, या फिर दोस्तों संगीत रत्नाकर ग्रंथ में। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है संगीत रत्नाकर ग्रंथ में दोस्तों दी गई है, हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि यंत्र क्षेत्र दीपिका किसने लिखा है? बताइए यंत्र क्षेत्र दीपिका दोस्तों किसने लिखा है? ए में है, ध्यान देंगे दोस्तों ए में है ऑप्शन की ओर ध्यान दीजिएगा सौरेंद्र मोहन ठाकुर, बी में है, ध्यान देंगे आचार्य बृहस्पति, सी में है सारंग देव, डी में है भरत। तो बताइए यंत्र क्षेत्र
दीपिका किसने लिखा है? तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए। दोस्तों सौरेंद्र मोहन ठाकुर ने लिखा है, हमारा एप्पल इस प्रश्न का आंसर है। इस प्रकार ध्यान देंगे कि सौरेंद्र मोहन ठाकुर ने संगीत को कितने भागों में बांटा है बताइए। 3 भागों में, 4 भागों में, 2 भागों में या फिर 6 भागों में। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे दोस्तों, इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है 2 भागों में बांटा है। अगला प्रश्न है, शब्द तथा सुर का अर्धनारीश्वर रूप किसके संगीत की मूल वस्तु है बताइए। रविंद्र संगीत की या फिर दक्षिणी संगीत, कर्नाटकी संगीत, हिंदुस्तानी संगीत। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि शब्द तथा सुर का अर्धनारीश्वर रूप किसके संगीत की मूल वस्तु है बताइए। किसके संगीत की दोस्तों मूल वस्तु है? तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है रविंद्र संगीत की मूल वस्तु है। हमारा एप्पल इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, हिंदी गानों पर आधारित ब्रह्मा संगीत की रचना किसने की थी? गीत के बोल थे, ध्यान देंगे दोस्तों, गीत के बोल थे, अंतरतर अंतरतम तीनिये भूलो नारे तान्य। दोस्तों बताइए इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा। ए में है सौरेंद्र मोहन ठाकुर, श्रीकंठ बाबू, या फिर सी में है बासत खां, या फिर डी में है विष्णु चक्रवर्ती। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि हिंदी गानों पर आधारित ब्रह्मा संगीत की रचना किसने की थी। दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे, इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है श्रीकंठ बाबू। बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि हिंदी गानों पर आधारित ब्रह्मा संगीत की रचना दोस्तों श्रीकंठ बाबू ने की थी दोस्तों। जो गीत के बोल थे अंतरतर अंतरतम तीनिये भूलो नारे तान्य, हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। इस प्रकार ध्यान देंगे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर कि भारतीय संगीत समाज को किसने प्रतिवर्तित किया बताइए। ए में है, ध्यान देंगे दोस्तों, सौरेंद्र मोहन ठाकुर ने, बी में है यतीन्द्र मोहन ठाकुर ने, या फिर ध्यान देंगे हमारा सी में है पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने, या फिर डी में है ज्योतिन्द्र नाथ ठाकुर ने। तो बताइए भारतीय संगीत समाज को किसने प्रतिवर्तित किया दोस्तों। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए। दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ज्योतिन्द्र नाथ ठाकुर। हमारा इस प्रश्न का आंसर है कि ज्योतिन्द्र नाथ ठाकुर भारतीय संगीत समाज को दोस्तों प्रतिवर्तित किया। हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ध्यान देंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर कि भारतीय संगीत समाज भवन बंगाल में कब बनाया गया बताइए। 1299 ईस्वी में, 1199 ईस्वी में, या फिर सी में है 1347 ईस्वी में, या फिर डी में है 1520 ईस्वी में। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है एप्पल। 1299 ईस्वी में भारतीय संगीत समाज भवन बंगाल में बनाया गया। हमारा दोस्तों एप्पल इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ध्यान देंगे कि रविंद्र संगीत की 61 वर्षीय व्यापक रचना का सूत्रपात कब हुआ बताइए। 1871 से 72 के बीच, या फिर दोस्तों 1874 से 75 के बीच, या फिर सी में है 1876 से 77, या फिर डी में है 1877 से 78। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। 1877 से 78 के बीच, हमारा दोस्तों डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है कि रविंद्र संगीत की 61 वर्षीय व्यापक रचना का सूत्रपात कब हुआ। तो दोस्तों 1877 से 1878 के बीच। इस प्रकार ध्यान देंगे कि रविंद्र स्मृति ग्रंथ की लेखिका का नाम बताइए। रविंद्र स्मृति, ध्यान देंगे, ग्रंथ की लेखिका का नाम बताइए। इनमें से कौन सी दोस्तों बताइए जल्द से जल्द। ए में है डॉक्टर प्रेमलता शर्मा, या फिर बी में है, ध्यान देंगे, श्रेया इंदिरा देवी, या फिर दोस्तों सी में है सविता ठाकुर, डी में है डॉक्टर इंद्रानी चक्रवर्ती। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि रविंद्र स्मृति ग्रंथ की लेखिका का नाम बताइए दोस्तों कौन सी इनमें से। दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे, डी ऑप्शन, श्रेया इंदिरा
बेबी हमारा इसका आंसर है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि धुन बेचित्रय के लिए रविंद्र संगीत का कौन सा भाग विशेष प्रसिद्ध है? बताइए। धुन बेचित्रय के लिए रविंद्र संगीत का कौन सा भाग विशेष प्रसिद्ध है? आभोग, अस्थाई, संचारी या फिर अंतरा? तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है सी ऑप्शन संचारी। इस प्रश्न का आंसर है कि धुन बेचित्रय के लिए रविंद्र संगीत का दोस्तों संचारी भाग है जो विशेष प्रसिद्ध है। हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ध्यान देंगे कि उदारा का क्या अर्थ है? बताइए। ऊंचा स्वर, नीचा स्वर, अति नीचा स्वर या फिर अति ऊंचा स्वर? तो बताइए उदारा का क्या अर्थ है? दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है उदारा का अर्थ है नीचा स्वर। बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि 123/12 छंद किस ताल के हैं? बताइए। एक दसी ताल के, झंपक ताल के, मणि ताल के या फिर रूपकड़ा ताल के? तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है झंपक ताल के यह छंद है। हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है 12/123/12/123 छंद किस ताल के हैं? बताइए। झप ताल के, चौताल के, एक ताल के या फिर दोस्तों द्विचंदी ताल के? तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे झप ताल के दोस्तों ताल है। किस ताल के हैं ये? तो झप ताल के हैं। हमारा एप्पल इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि झप ताल के यह छंद है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, सार ताल कहाँ प्रचलित है? बताइए सार ताल कहाँ प्रचलित है? ए में है उत्तर भारत में, पूर्वी भारत, बनारस में या फिर दक्षिणी भारत में? तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि सार ताल कहाँ प्रचलित है? तो दोस्तों डी ऑप्शन दक्षिण भारत में प्रचलित है। अगला प्रश्न है कि कर्नाटकीय ताल, ध्यान देंगे, दुष्कर से मिलता जुलता 3/2/2 मात्रा छंद का ताल कौन सा है? बताइए। लक्ष्मी ताल, नवताल, विष्णु ताल या फिर रूपक कड़ा? तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? रूपक ताल है। ठीक है दोस्तों, इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है बी ऑप्शन नव ताल। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि कर्नाटकीय ताल दुष्कर से मिलता जुलता 3/2/2/2 मात्रा दोस्तों छंद है। जो कौन से ताल का यह छंद है? तो दोस्तों नव ताल का यह छंद है। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी संगीत के मणि ताल से रविंद्र संगीत का 3/2/2/4 छंद का दोस्तों ताल कौन सा है? बताइए। नव पंच या फिर बिंदु ताल, एकादशी या फिर दोस्तों नील ताल? तो दोस्तों बताइए इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है एकदशी, यानी हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। इस प्रकार ध्यान देंगे अगले प्रश्न की ओर। ध्यान देंगे दोस्तों कि क्षेत्र महान गोस्वामी सिख घराने से थे। दोस्तों बताइए क्षेत्र महान गोस्वामी सिख घराने से थे। दोस्तों बताइए विष्णुपुर घराने से या फिर लखनऊ घराने से, पंजाब घराने से या फिर दोस्तों बनारस घराने से थे? तो बताइए किस घराने से थे? दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। दोस्तों एप्पल इस प्रश्न का आंसर है, विष्णुपुर घराने से थे। हमारा अगला प्रश्न है जागे नाथ ज्यो छना रति यह धमारंगिक गीत किस राग पर आधारित है? बताइए जागे नाथ ज्यो छना रति यह दोस्तों धमारांगिक गीत किस राग पर आधारित है? बताइए। शुद्ध कल्याण, कामोद, यमन या फिर बिहार? तो बताइए दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि किस राग पर आधारित है? दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है डी ऑप्शन बिहार राग पर आधारित है। डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि पद्म श्री रामचतुर मलिक का घराना कौन सा है? बताइए। जयपुर घराना, मलिक घराना, अजरारा घराना या फिर दोस्तों ध्यान देंगे बनारस घराना? तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि पद्म श्री रामचतुर मलिक का घराना कौन सा है? जयपुर, मलिक, अजरारा या फिर दोस्तों बनारस? तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? बताइए। दोस्तों मलिक घराना से है। हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है बिहार के प्रसिद्ध संगीत घराने का क्या नाम है? बताइए।
ए में है रूपक, लुट, मलिक या फिर लखनऊ। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए। दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है मलिक घराना। बिहार के प्रसिद्ध संगीत घराने का क्या नाम है? तो दोस्तों मलिक है हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि रवि छाया ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ था बताइए। 1390 ईस्वी में, 1292 ईस्वी में, 1291 ईस्वी में या फिर 1299 ईस्वी में। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा कि रवि छाया ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ था। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन 1292 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है कि आजी कांडे कारा कौन से ग्रंथ का अंतिम गीत है बताइए। स्वर मेल कलानिधि की या फिर चतुर्दंडी प्रकाशिका। सी में है रवि छाया या फिर डी में है नाट्य शास्त्र ग्रंथ की। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है, ध्यान देंगे कि आजी कांडे कारा दोस्तों रवि छाया ग्रंथ का अंतिम गीत है। हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि सम्मुखे शांति पारावार का रचना काल दोस्तों कौन सा है बताइए। 1939, 1936 ईस्वी या फिर सी में है 1937 ईस्वी या फिर 1948। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा। दोस्तों सम्मुखे शांति पारावार का रचना कब हुआ इसका काल बताना है। दोस्तों रचना काल हमारा इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए। दोस्तों ध्यान देंगे 1939 ईस्वी में दोस्तों हुआ था हमारा ए पर इस प्रश्न का आंसर है। इस प्रकार ध्यान देंगे अगले प्रश्न की ओर। इस सुकनो पाता के ये छड़ाई गीत में कौन सा भाव प्रमुख है बताइए। प्रसन्नता, उदासी, क्रोध या फिर शांत। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे सुकनो पाता के ये छड़ाई गीत में दोस्तों ध्यान देंगे दोस्तों उदासी भाव प्रमुख है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है कि रविंद्र संगीत की गीत रीति किस पर निर्भर है बताइए। रविंद्र संगीत की गीत रीति किस पर निर्भर है। शब्दोच्चारण, आलाप, ख्याल या फिर दोस्तों ध्रुपद। तो बताइए दोस्तों किस पर निर्भर है। रविंद्र संगीत की गीत रीति दोस्तों किस पर निर्भर है। तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। दोस्तों ध्यान देंगे शब्दोच्चारण पर निर्भर है, ए पर इस प्रश्न का आंसर है। इस प्रकार ध्यान देंगे कि अमार सकल कांटा धन्य करे। ध्यान देंगे अमार सकल कांटा धन्य करे गीत किस राग पर ध्यान देंगे दोस्तों किस राग पर आधारित है बताइए। किस राग पर आधारित है। काफी राग पर, भैरवी, खमाज या फिर पीलू राग पर। दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन खमाज राग पर आधारित है। इस प्रकार ध्यान देंगे कि गीत श्री पुस्तक के लेखक कौन है बताइए। रविंद्रनाथ टैगोर या फिर ध्यान देंगे हमारा बी में है दिलीप कुमार राय या फिर दोस्तों सी में है जयशंकर प्रसाद, डी में है निखिल घोष। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गीत श्री पुस्तक के लेखक कौन है। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे दोस्तों दिलीप कुमार राय है हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है 3/2 विभाग किस ताल में होते हैं बताइए। झपक ताल में, झंपक ताल में, महेश ताल में या फिर रूपक ताल होगा, ठीक है, रूपक ताल में या फिर मणि ताल में। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है दोस्तों झंपक ताल में होते हैं। कौन से ताल में होते हैं। तो झंपक ताल में होते हैं। इस प्रकार ध्यान देंगे अगले प्रश्न की ओर कि धी धीना धीना यह किस ताल का ठेका है बताइए। मत ताल का ठेका है, झंपक ताल का, विष्णु ताल या फिर रूपक ताल। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है कि धी धीना धीना यह दोस्तों ध्यान देंगे झंपक ताल का ठेका है। हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है धीना धी धीना यह किस ताल का ठेका है बताइए। ए में है अर्ध झांप या फिर दोस्तों ध्यान देंगे झंपक ताल के, प्रदोष ताल या फिर शिव ताल। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे
एप्पल इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि धीना धीधीना, यह दोस्तों अर्ध झांप ताल का ठेका है। हमारा एप्पल इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है नव ताल में कितनी मात्राएं होती है, बताइए 7, 9, 2 या फिर 5। दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा नव ताल में कितनी मात्राएं होती है, तो नव ताल में ध्यान देंगे 9 मात्राएं होती है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। इस प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे, यह हमारा आज के नीचे क्लास का लास्ट प्रश्न था। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसलिए दिल से धन्यवाद। दोस्तों यदि आपको म्यूजिक का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।